हेलो। 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 अच्छे कुछ बोलते नहीं, ये है कैड लैब पे लिखा हुआ। ये वाला निकालिएगा पेन ड्राइव, ये सब नहीं, ठीक है। ये कैड लैब लिखा हुआ, वो कह दीजिएगा लैंडस्केप मोड में निकालेंगे। लाइव ला के। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है सौरभ? यस सर, आ रही। ठीक है। जरा प्री एंड शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट देखिएगा, ठीक है। दिख रहा है ये आपको? सर अभी तो कुछ शेयर नहीं हुआ। अभी शेयर नहीं हुआ, एक मिनट। अब दिख रहा है? अब दिख रहा होगा ना? सर लिख के आ रहा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, लेकिन अभी आया नहीं है, हो रहा है। सर शायद नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लिख के आ रहा है हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। हम्म। यस, आ गया सर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो देखिए, जो हमारा एंड हुआ था उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हमारे कवर हुए थे, तो तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे बहुत बेसिक बेसिक्स हैं, अगर आप देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपका उसमें मतलब हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंशियल वॉल्यूम इज गिवन बाई। तो हमने आपको सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलग अलग हमने बताए थे, डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस। क्लियर? तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा? सी होगा। दैट इज डी वी इज इक्वल टू आर डी फाई डी जेड, ठीक है। क्लियर? दिस इज योर सिंपली द आंसर फॉर दिस। क्लियर? आर डी फाई डी जेड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें हम। हाँ, ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज ए। ग्रेडियंट हम किसी भी फंक्शन का निकालते हैं, बेसिकली ग्रेडियंट हम किसका निकालते हैं? ग्रेडियंट हम जो निकालते हैं वो हम एक स्केलर का निकालते हैं, और स्केलर का ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। डाइवर्जेंस हमेशा हम लोग वेक्टर का निकालते हैं तो स्केलर मिलता है, और ग्रेडियंट स्केलर का निकालते हैं, रिजल्ट वेक्टर मिलता है। तो आंसर क्या होगा इसका? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ए। दो पैरेलल वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट अगर आप दो पैरेलल वेक्टर का निकालेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? तो सिंपल है। सर जैसे नल जीरो मिलेगा। जीरो मिलेगा ना, जैसे ए क्रॉस बी आप यस सर। निकालना है तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये साइन वेक्टर थीटा। प्रोडक्ट होता है। और चूंकि हमने यस बोला है सर। कि दोनों पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है, इसलिए ये जीरो आ जाएगा रिजल्ट। इसलिए इसको नल वेक्टर आपको मिलेगा, ठीक है। यस क्लियर सर। है? दिस यस इज सर। योर नल वेक्टर, आंसर बी विल बी करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, द कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द। ये बेसिकली डेफिनेशन का पार्ट है, कर्ल की जो हमने डेफिनेशन बताई थी आपको। कर्ल अगर वेक्टर का हम डिफाइन करें तो कैसा डिफाइन करते हैं? इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल। यहाँ क्या आएगा? लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया अलोंग द बाउंड्री, मीन्स ए डॉट डी एल अपॉन डी ए, पर यूनिट एरिया डी एस, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली द योर कर्ल। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the dash theorem states that a vector field can be completely specified by its divergence and curl। ठीक है। कौन सा थ्योरम है जो दोनों को स्पेसिफाई करता है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल दोनों को? तो वो हेल्महोल्ट्ज थ्योरम है।
हेल्महोल्ट्ज थ्योरम है वो दोनों को ही स्पेसिफाई करता है, डाइवर्जेंस एज वेल एज कर्ल। क्लियर? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाप्लासियन ऑफ स्केलर फील्ड V इज डिफाइंड एज। ठीक है, स्केलर फील्ड V का लाप्लासियन क्या होगा? ठीक है, स्केलर फील्ड V का लाप्लासियन क्या होगा? तो ये कैसे देखेंगे? लाप्लासियन बेसिकली क्या होता है? डेल स्क्वायर V होता है। कोई भी अगर हमारे पास मान लीजिए ए बी या V कुछ भी हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका हम अगर लाप्लासियन निकालेंगे तो उसका डेल स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो डेल स्क्वायर V, तो डेल स्क्वायर V कहाँ मिलेगा आपको? यही मिलेगा जो डेल डॉट V है, दैट इज विल गिव यू डेल स्क्वायर V। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज बी। क्लियर? 6 का बी पार्ट आंसर होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ही होता है बेसिकली, इसमें हमारा जो ऑपरेटर होता है डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ वन, द सरफेस ओवर विच द गॉस ला इज अप्लाइड। किस सरफेस पे हम गॉस ला अप्लाई करते हैं? तो बेसिकली किस सरफेस पे अप्लाई करते हैं? क्लोज सरफेस पे। क्लोज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्लोज सरफेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस। ठीक, एक मिनट, कुछ बच्चों को मैं मैसेज डाल दूं, बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। ज्वाइन द क्लास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आर। ठीक है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं, हमने बताया आपको, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट बताया था जब बाउंड्री कंडीशन बताई थी। ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, बेसिकली हमने आपको डेरिवेशन भी कराया था, अगर आपने नोट्स में देखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बराबर कैसे होते हैं? ये हमने निकलवाया था आपको, देखिएगा, E T1 इज इक्वल टू E T2। ठीक है, दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट डाइलेक्ट्रिक वन एंड दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट डाइलेक्ट्रिक टू, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस या बराबर होते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली हमने मैग्नेटोस्टैटिक के लिए भी निकलवाया था, अगर आपको याद हो। नाइन्थ है, इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में बायो-सेवर्ट लॉ इज वेल नोन एज। बायो-सेवर्ट लॉ को हम मैग्नेटिज्म में किस नाम से जानते हैं? ठीक है, मैग्नेटिज्म में हम, बेटा अटेंडेंस अपनी मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, चैट बॉक्स में। सौरभ, ओके सर। अटेंडेंस चैट बॉक्स में भी लगा देना। ओके सर। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नेटिज्म है, बायो-सेवर्ट लॉ जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ एम्पियर्स लॉ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एम्पियर्स लॉ ऑफ करंट एलिमेंट। ठीक है, आई डॉट डी एल होता है, दैट इज द एम्पियर्स लॉ ऑफ करंट एलिमेंट। ठीक है, टेंथ है, द मैक्सवेल्स इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम फैराडेज लॉ इज। फैराडेज के नियम से कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? तो बेसिकली थर्ड वाला है इसका ऑप्शन, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी या डी बी बाई डी टी। दिस यू कैन डिराइव फ्रॉम द फैराडेज लॉ। क्लियर? दिस यू कैन डिराइव फ्रॉम द फैराडेज लॉ। क्लियर? 11th है आपका, the next one is the 11th, the concept of displacement current was a major contribution attributed to। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो हमारा किसमें मेजर कंट्रीब्यूशन उसका आता है? बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशंस में ही उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। आपको पता है, जो एक एक फॉर्मूला भी आता है, जे डी प्लस डेल डी बाई डेल टी, एक मैक्सवेल इक्वेशन है, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे डी प्लस डेल डी बाई डेल टी या जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। तो डेल डी जो है, डी इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। क्लियर? तो वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल है बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन में। ठीक है, 12th है आपका, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सॉरी, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाई, तो आंसर इसका होगा बोथ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 13th है, द आइसोट्रोपिक रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज। आइसोट्रोपिक रेडिएशन को हम और किस नाम से जानते हैं? ये बेसिकली ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न होता है या ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न होता है।
इसको हम रेफरेंस एंटीना की तरह भी यूज करते हैं कि जिसमें हमारा पैटर्न जो होता है वो चारों डायरेक्शन मतलब हर डायरेक्शन में होता है 360 डिग्री। क्लियर? ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटीनाज रेडिएशन पैटर्न कैन बी रिप्रेजेंटेड इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज? इसका आंसर होगा थ्री। थ्री वेज में हम उसको थ्री नंबर ऑफ वेज में हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं रेडिएशन पैटर्न को। ठीक है। 15th है EIRP इज एन आइसोट्रोपिक एंटीना स्टैंड्स फॉर। EIRP क्या होता है? इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर। इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर, दिस इज योर EIRP। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16th है व्हाट इज ट्रू अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न। फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न के बारे में क्या चीज करेक्ट है? तो फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न के बारे में हमारा ए पार्ट जो है दैट इज इट इज द वेरिएशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। बेसिकली डेफिनेशन ही है इसकी फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न की कि दैट इज द वेरिएशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ एज ए फंक्शन ऑफ सॉलिड एंगल दैट इज थीटा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17th आपका है, if you see the 17th part, 17th question, so equivalent length of an antenna is used to find which parameters? बेसिकली इससे हम पोलराइजेशन एफिशिएंसी निकालते हैं। किससे? इफेक्टिव लेंथ से। ठीक है, एंटीना की पोलराइजेशन एफिशिएंसी। 18th है द करेक्ट रिलेशन ऑफ फर्स्ट नल बीम विड्थ विथ हाफ पावर बीम विड्थ इज। फर्स्ट नल बीम विड्थ की हाफ पावर बीम विड्थ से क्या रिलेशन है? तो रिलेशन क्या है? FNBW इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ HPBW। ठीक है, मीन्स फर्स्ट नल बीम विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ। ठीक है। 19th है एंटीना यूज फॉर डायरेक्शन फाइंडिंग इज। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लूप एंटीना यूज करते हैं। ये नेविगेशन में भी यूज होता है बेसिकली लूप एंटीना। ठीक है। 18th है रडार वडार में भी हम लोग इसको नेविगेशन में यूज करते हैं लूप एंटीना को। ठीक। 20th है फॉर एन एंड फायर एरे द एक्साइटेशन फेज इज। आपको एक्साइटेशन फेज अल्फा हमने बताया था सभी के लिए, एंड फायर के लिए भी और ब्रॉड साइड के लिए भी। ब्रॉड साइड में अल्फा की वैल्यू 0 होती है, एंड फायर में अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू डी होता है। बीटा क्या है? वेव नंबर। इसकी वैल्यू 2 पाई/लैम्डा होती है। ठीक है, और डी इज द सेपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एरे। क्लियर? ये हमने डेरिवेशन भी कराया है अगर आपने देखा हो। ठीक है। साइज ऑफ एंटीना इज, एंटीना साइज किस पे डिपेंड करता है या नहीं डिपेंड करता? ठीक है, जैसे एंटीना साइज जो है बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपको पता है जो लैम्डा होता है वो C/F होता है। ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो लैम्डा और एफ में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। और जो लेंथ होती है एंटीना की वो क्या होती है? क्वार्टर वेवलेंथ लॉन्ग होती है। प्रैक्टिकलिटी ऑफ एंटीना में हमने बताया था फर्स्ट यूनिट में, आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा। जनरली लेंथ ऑफ एंटीना है इज फॉर मॉड्यूलेशन पर्पजेज λ/4। तो लैम्डा की वैल्यू C/F यस। होती है, तो C/4 इंटू एफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेंथ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यही आंसर हो जाएगा कि साइज ऑफ एंटीना, साइज मतलब लेंथ, लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, 22nd क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ डायरेक्टर और इन यागी उड़ा एंटीना इज। हमने यागी उड़ा एंटीना में 3 एलिमेंट बताए थे। एक आपका डायरेक्टर था, ठीक है, एक और उसके बाद आपका रिफ्लेक्टर्स था, रिफ्लेक्टर और एंटीना ड्रिवन एलिमेंट। ड्रिवन एलिमेंट को हम एक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के लिए हमने तीनों के लिए अलग अलग सबकी लेंथ वगैरह बताया था, तीनों के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी क्या क्या यूज होता है। ये तीनों ही आगे उड़ा एंटीना के पार्ट हैं, जिसमें एंटीना ड्रिवन एलिमेंट आपका मेन एलिमेंट होता है। ठीक है ना? तो इसमें पूछा है कि डायरेक्टर का लेंथ कितना होता है, जो डायरेक्टर वाला एलिमेंट है इसका लेंथ कितना होता है? तो ये बेसिकली लेस देन
लैम्डा बाई 2 होता है, लेस देन लैम्डा बाई 2। ठीक है, दैट इज द लेंथ ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद 23rd है, द रिफ्लेक्टर इन यागी उडा एंटीना इज। रिफ्लेक्टर हम यूज करते हैं यागी उडा एंटीना में, उसका मतलब लेंथ वगैरह कितना, मतलब वो किस चीज से हमारा कह सकते हैं, उसको हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, पैरासिटिक एलिमेंट। जो रिफ्लेक्टर होता है उसको हम पैरासिटिक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। 24th है, द नल टू नल, द नल टू नल बीम विड्थ इन ब्रॉड साइड एरे इज। ये हमने डेरिवेशन कराया था आपको, ब्रॉड साइड एंड फायर दोनों के लिए हमने फर्स्ट नल बीम विड्थ या नल टू नल बीम विड्थ निकलवाई थी। इस नल टू नल बीम विड्थ को हम फर्स्ट नल बीम विड्थ भी बोलते हैं, फिर BW, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमने डिराइव करवाया था ब्रॉड साइड में भी और एंड फायर में भी। तो ब्रॉड साइड के लिए जो होता है 2 लैम्डा बाई ND होता है। कितना होता है? 2 लैम्डा बाई ND, और एंड फायर में अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, 2 अंडर रूट लैम्डा बाई ND, इस तरह से होता है। ठीक है, ओके। तो दोनों के लिए हमने डिराइव करवाया था, सीधे फार्मूले पे बेस्ड है। 25th है, द बेस्ट पोलराइजेशन यूज फॉर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज। कौन सा पोलराइजेशन सबसे बेस्ट होता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए? तो ये भी आंसर करेक्ट, इसमें आंसर आपका जो है बी करेक्ट है, दैट इज वर्टिकल पोलराइजेशन। हमने आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बताया था पोलराइजेशन में, तो यहाँ पे जो बेस्ट पोलराइजेशन यूज होगा ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन भी, वो आपका वर्टिकल पोलराइजेशन होगा। ठीक है, इसके बाद 26th है, स्पेस वेव प्रोपोगेशन इज यूज टू। स्पेस वेव प्रोपोगेशन हम कहाँ यूज करते हैं? तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन बेसिकली हम यूज करते हैं जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज होती है। क्या होती है? 30 मेगाहर्ट्ज से जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा बैंड वर्क करता है, तो दैट इज स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, और 2 to 30 मेगाहर्ट्ज में बेसिकली स्काई वेव आता है। ठीक है, जो भी देखेंगे हम लोग आगे, इसका भी एक क्वेश्चन है। इसके बाद 27th इन वेव प्रोपोगेशन LOS मीन। LOS का मतलब लाइन ऑफ साइट होता है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। जैसे कि ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीना डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस। जैसे मान लीजिए ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है विदा किसी हिंड्रेंस के। मतलब कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव नहीं जा रही, एक एक है ना। एक तो ऐसा होता है कि रिफ्लेक्टेड वेव के थ्रू आता है आपके पास, अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होके पहुंचता है, और एक होता है डायरेक्ट बीम। तो ये आपकी डायरेक्ट बीम है, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डक्ट प्रोपोगेशन इज यूज टू। डक्ट प्रोपोगेशन हम कहाँ यूज करते हैं? डक्ट प्रोपोगेशन बेसिकली इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को रिड्यूस करता है। कर्वेचर ऑफ अर्थ का मतलब क्या है कि ये हमने टॉपिक पढ़ाया भी था आपको। जैसे ये देखिए, ये कर्वेचर ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ आपके दो तरीके की हो सकती है, फ्लैट अर्थ और कर्व अर्थ। तो ये बेसिकली कर्व्ड अर्थ है। फ्लैट अर्थ होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो कर्व, यहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ की बात हो रही है, तो दिस इज योर कर्व अर्थ। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना। तो अगर ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करेंगे ऐसे, तो ये बीच से टकराएगा। आप देख रहे हैं अर्थ से टकरा रही है बीम डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे। और एक होता है आपका ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव। तो ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव तो ऐसे आती है। ठीक है, लेकिन जो ये बीम टकरा गई, इससे हमारा लॉसेज आ गया रिसीवर पे, मीन्स पावर रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए ही हम लोग डक्ट का प्रोपगेशन यूज करते हैं। ठीक है, जिससे लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन प्रॉपरली हमें मिल सके, और ये अर्थ कर्वेचर का जो इफेक्ट आ रहा है ये कम हो सके। ठीक है, जिससे लाइन हमारी जो बीम है वो अर्थ की सरफेस से न टकराए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डक्ट प्रोपगेशन। ठीक है, इसके बाद 29 हो गया, डी लेयर को हम कहाँ यूज करते हैं? डी लेयर हमारा कहाँ यूज होता है? लोएस्ट लेयर है ये, सबसे नीचे की लेयर है। ठीक है,
30th है इन रेडियो वेव प्रोपगेशन, MUF स्टैंड्स फॉर, MUF क्या होता है, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस यूनिट में कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जैसे MUF हो गया, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हो गया, डक्ट प्रोपगेशन हो गया। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, इनके फार्मूले भी पता होने चाहिए। ठीक। यस सर। हाँ, ये जो 5th यूनिट है उसी का पार्ट है ये। ठीक है, 31st यस है, इसके लिए हम पूरी PDF आपको शेयर किए थे, मतलब उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से सब चीजें गिवन थी, अगर आपने पढ़ा हो। ठीक है, यस सब थियोरेटिकल टाइप का ही पार्ट है, मतलब ऐसा नहीं है सर। 5th यूनिट कुछ। में मतलब सब थ्योरी छोटे ही है, छोटे जैसे मोस्टली थियरी है, वेव डेफिनेशन टाइप। प्रोपोगेशन की। हाँ, वेव प्रोपोगेशन का पार्ट है, ज़्यादा थियरी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर जैसे इफ यू MCQ स्टडी, पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से आ सकता काफी। बिल्कुल आएगा, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर आप उसको पढ़ेंगे, कोई ऐसे बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं है कि आप ना कर पाए। ठीक है, तो बहुत ही यस सर। सिंपल वे में आप उसको कर सकते हैं। तो और छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, है ना, टर्म्स के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वो सब आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन डायरेक्टली कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत सिंपल है यूनिट, अगर आप इसको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, इसके लिए हमने पूरी आपको PDF शेयर की हुई है, अगर आपने देखा हो तो। अगर आपने देखा हो तो यस सर। हमने एक PDF शेयर करी थी, याद हो आपको, याद है बेटा? यस सर, शेयर करें। एक हम दिखा भी देते हैं जो हमने शेयर किया था, ये देखिए, यही शेयर किया था हमने, अगर आपने देखा हो। ठीक है, शो हो रहा है ये, शो हो रहा है ये? सर वो लिख के आ रहा है, स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग सर। अच्छा, वो आपका नेट थोड़ा स्लो है। हाँ तो सर, थोड़ा सर मतलब हाँ, तो बारिश ये हमने टाइप का है। इसमें मेनली जो बड़े बड़े टॉपिक थे वो हमने सब करा दिए थे, छोटे छोटे जो टॉपिक थे, जो डेफिनेशंस वाले थे, वो हम बता दे रहे हैं आपको। ये देखिए, जैसे डक्ट प्रोपगेशन है, ये दिख रहा होगा आपको। यस सर, आ गया। ये देखिए, ये देखिए, डक्ट प्रोपगेशन दिख रहा होगा, इसमें कर्वेचर का इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो जो भी वेव प्रोपगेट होती है वो इस तरीके से प्रोपगेट हो जाती है, मल्टीपल इटरेशन से। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब इजी इजी हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादातर थियोरेटिकल है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है एक आपका, रेडियो डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीविंग एंटीना, इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो इसमें लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की बात हम कर रहे थे। ये देखिए, ये भी डेफिनेशन है। ठीक है, D लेयर, E लेयर सबके बारे में गिवन है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है इसके बारे में गिवन है। ये देखिए, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी गिवन है, ये 70 √17 इंटू हाइट, एक क्वेश्चन इसी पे है, एक क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पे हमने दिया हुआ है, वो डायरेक्ट ये यस फार्मूला सर वो। लगाना। हाइट ऑफ यस सर। ट्रांसमिटिंग एंटीना √17 से मल्टीप्लाई करो, प्लस हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना 17 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, तो ये आप आ जाएगा लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो हमने ये यस मतलब सर। आपको शेयर कर दिया था, अगर आपने देखा होगा ये सब। ठीक है, बहुत यस सिंपल सर। सर सिंपल क्वेश्चन। ये यूनिट इजी है तो सर ये तो ट्यूट लिखते लिखते भी मतलब थोड़ी समझ में आ गई थी काफी हद तक। हाँ, मतलब इसमें बहुत इजी है। डेफिनेशंस ही है ज्यादातर। हाँ, ये बहुत यस सर। मतलब बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस यूनिट में, समझ रहे हैं? यस यस सर। हाँ, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही, अभी जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये ये हमने बताया था आप लोग को। ठीक है, ये करना है आपको, ये सारे टॉपिक दिख रहा है, ये यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर, जैसे वर्चुअल हाइट क्या होती है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम यूजेबल यस फ्रीक्वेंसी सर। क्या होती है, स्किप डिस्टेंस क्या होता है, लोएस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या है, क्रिटिकल एंगल कितना होता है। ठीक है, ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी, ये सब मतलब ना आपके मतलब डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इसमें से बहुत बनते हैं पेपर में, और इस सब की देखिए डेफिनेशंस वाइज, डायग्राम वाइज सब दिया है, छोटे छोटे हैं, देखिए ज्यादा बड़े नहीं है। वर्चुअल हाइट ये हो गया, फिर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आ गया, C = 900 n। ठीक है, तो इस तरह से, अब इस फार्मूले पे भी एक क्वेश्चन है, अगर आपने देखा हो, 900 n पे। ठीक है, फिर मैक्सिमम विजिबल फ्रीक्वेंसी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्किप डिस्टेंस, ये हमने शेयर किया, इसको देख लीजिएगा, लोएस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल एंगल थीटा। ठीक, ओके स्काई सर। वेव, है ना, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी वे में समझ में भी आ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा।
अब हम फिर से Yes, sir. आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे, जस्ट टू द पेपर अगेन। ओके, सो अब हम आते हैं 31st क्वेश्चन पे, ठीक है। 31st क्या है? द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट एस इज डिफाइंड एज। डाइवर्जेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो इट इज जस्ट डिफाइंड एज द, ये भी डिफिनीशन है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, दिस इज द डाइवर्जेंस। क्लियर? मीन्स अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक। 32 है, if r is the position vector of a point then divergence of r will be। ठीक है, अगर हमारा r एक पोजीशन वेक्टर है एक पॉइंट का, तो डाइवर्जेंस ऑफ r क्या होगा? r पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि r जो वेक्टर है ये बेसिकली क्या है? x ax कैप प्लस y ay कैप प्लस z az कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। इसकी ये कोऑर्डिनेट हो गए। इसमें आपको क्या निकालना है? डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना है, तो कितना हो जाएगा? डेल डॉट आर, आर की वैल्यू एक्स ए एक्स कैप प्लस वाई ए वाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप, ठीक है। और डेल का मतलब आप रख देंगे सिंपली डेल बाई डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ए जेड कैप, ठीक है। Okay. और ये यहाँ आ जाएगा एक्स ए एक्स कैप प्लस वाई ए वाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है पहले वाले का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ। तो ये वाला करेंगे तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट मीन्स ए एक्स कैप इन डॉट ए एक्स कैप विल बी 1। वाइल डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो एक्स का डेल बाई डेल एक्स मीन्स 1 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली वाई के लिए देखेंगे, यहाँ भी 1 आ जाएगा, जेड के लिए भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तीनों जोड़ के कितने आंसर? 3। ठीक, ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके से हमें इसका आंसर मिल गया 3, ठीक है। दिस बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जा सकते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो पोजीशन वेक्टर मतलब होता है एक्स ए एक्स का प्लस वाई ए वाई का प्लस जेड ए जेड का, ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 33, द स्केलर फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन इफ इट्स लैप्लासियन इज, ठीक है। एक स्केलर फंक्शन अगर हम निकालें वो हार्मोनिक होगा कब? जब उसका लाप्लासियन हम किसी फंक्शन का लेंगे, कितना? लाप्लासियन अगर हमारा फंक्शन का आ रहा है 0, तो वो हमारा स्केलर फंक्शन क्या कहलाएगा? हार्मोनिक फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास v एक स्केलर है, इसका अगर आप डेल स्क्वायर v करते हैं और ये 0 के बराबर आ जाता है, डेल स्क्वायर का मतलब लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। इस स्केलर का अगर डेल स्क्वायर v निकालते हैं 0 के बराबर था, तो ये जो v होगा ये क्या कहलाएगा? ये स्केलर फिर उस समय क्या कहलाएगा? हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्लियर? दिस v Yes, विल sir. बी द हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। 34th है, विच वन इज द करेक्ट रिलेशन? कौन सा करेक्ट रिलेशन है? तो ये भी बहुत सिंपल है, अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारा यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला, क्योंकि बाकी सब फिजिबल ही नहीं है, ठीक है। ए इज इक्वल टू माइनस डेल वी कुछ होता नहीं है, वी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए होता नहीं है कुछ, वी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई कुछ होता नहीं, एच इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी जरूर होता है, ठीक है। ये हमारा सही आंसर है। 35th पे आएंगे तो एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन है बेसिकली इंटीग्रल फॉर्म में। तो ये थर्ड इक्वेशन है, इसको बोलते हैं, ठीक है, मैक्सवेल की। तो उसने ये लिखा है कि हाँ, कि ये जो है इसको अगर हम देखें तो ये किस डोमेन में हमारी लाई करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में या माइक्रोस्टैटिक में, या टाइम वेरिंग फील्ड है या नॉन टाइम वेरिंग? तो अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में तो यहाँ डेल बाई डेल टी आ रहा है। टी आने का मतलब है टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होने का मतलब ये आपकी कैसी इक्वेशन हो जाएगी? टाइम वेरिंग फील्ड हो जाएगा। इसमें फील्ड क्या हो जाएगा? टाइम वेरिंग, ठीक है। तो आपका जो फील्ड वेरी करेगा टाइम के साथ, तो ये यहाँ पे डेल टी आ रहा है नीचे, ठीक है। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 36 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वेक्टर ड्यू टू विच, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट फिलामेंट?
एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट फिलामेंट है, उसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर की वो क्या होगी? तो आंसर क्या होगा इसका? सरकमफेरेंशियल। ठीक है, क्योंकि जो भी इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ होगा वो बेसिकली उसके जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम उसकी सरकमफेरेंस से फाइंड करते हैं। कहाँ पे? सरकमफेरेंस पे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आते हैं 37 पे। व्हेन द लोड इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू जेड नॉट द वी एस डब्ल्यू आर इज। अगर लोड इम्पीडेंस आपका जेड एल इज इक्वल टू जेड नॉट हो जाता है तो वी एस डब्ल्यू आर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 1। ठीक है, तो अगर लोड इम्पीडेंस जेड नॉट के बराबर हो जाता है, दैट इज आउटपुट इम्पीडेंस, तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ हाफ वेव डाइपोल क्या होता है? रेडिएशन रेजिस्टेंस हाफ वेव डाइपोल का कितना होता है? 73 ओम होता है। ये भी हम बताए हैं आपको, ये सब क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, 39th है रेडिएशन पैटर्न मेजरमेंट में जो डिस्टेंस निकालते हैं फार फील्ड रीजन की वो कितनी होती है? दैट इज ग्रेटर देन 2d स्क्वायर बाई लैम्डा। 2d स्क्वायर बाई लैम्डा, दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 40th है फाइंड द लेंथ ऑफ ए ड्रिवन एलिमेंट ऑफ यागी उड़ा एंटीना टू ऑपरेट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 172 मेगाहर्ट्ज। तो हमने सारे एलिमेंट के लिए लेंथ बताया था आपको। 3 एलिमेंट यूज होते हैं, डायरेक्टर, रिफ्लेक्टर नहीं और सर, इसमें तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के डायरेक्ट आंसर आ गया था। सीधे सीधे फॉर्मूले में। यस सर। तो चूंकि यस आपको सर। क्वेश्चन में दिया है ड्रिवन एलिमेंट दिया है, तो ड्रिवन एलिमेंट का फॉर्मूला होता है 478 बाई फ्रीक्वेंसी। तो 478 बाई फ्रीक्वेंसी मीन्स 172 रख दीजिए। ठीक है, आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा फीट में। फीट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 478 को 172 से डिराइव यस सर, करेंगे, आ गया था डिफाइन। तो डायरेक्ट। हाँ, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 41 है द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द फोल्डेड डाइपोल एंटीना इन ओम इज। फोल्डेड डाइपोल एंटीना में इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है ओम्स में? तो ये भी हमने प्रॉपर्टीज में भी आपको बताया था, उसको निकाल के भी बताया था। 292 होगा। कितना होगा? 292। ठीक है, इसके बाद है द साइज ऑफ द एंटीना बिकम्स डैश व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एंटीना के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, ये भी आपको पता है, साइज का मतलब होता है लेंथ। ठीक है, सर इनवर्सली अगर प्रोपोर्शनल है तो वो स्मॉल हो जाएगा। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो ये स्मॉल हो जाएगा, तो ये स्मॉल हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा जी। फ्रॉनहोफर रीजन इज, एक होता है फ्रेजनल रीजन, एक होता है फ्रॉनहोफर रीजन। ठीक है, जो फ्रॉनहोफर रीजन होता है उसको फार फील्ड रीजन बोलते हैं, और फ्रेजनल रीजन को हम लोग नियर रीजन बोलते हैं, नियर फील्ड रीजन। ये आपका सीधे फार फील्ड रीजन होगा। ठीक है, इसका 44 है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन रिक्वायर्स। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में क्या रिक्वायर्स? तो इसका आंसर है रेनी कंडी सॉरी हाई ट्रांसमीटर पावर। इसके लिए हाई ट्रांसमीटर पावर होनी चाहिए ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होता है वो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन ही होता है। ठीक है, तो इसमें हमें हाई ट्रांसमीटर, जब ट्रांसमीटर से पावर हाई होगी तो अफेक्शन भी इसमें कम होंगे। ठीक है, अफेक्ट भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्किप डिस्टेंस ऑफ रेडियो सिग्नल इज डिटरमाइंड बाय द। स्किप डिस्टेंस हम रेडियो सिग्नल का कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ द हाइट ऑफ आइनोस्फेयर एंड द एंगल ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द एंटीना। दोनों से हम स्किप डिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, ये फार्मूले पे ही बेस्ड है, स्किप डिस्टेंस का जो रिलेशन है उसी पे। ठीक है, तो इसमें दोनों टर्म आते हैं। 46 है, ये सब 5th यूनिट का पार्ट है। ठीक है, 46 है इन वेक्टर ई क्रॉस ए प्लस सी रिजल्ट्स। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ई क्रॉस ए प्लस सी है, सिंपली अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ई क्रॉस सी प्लस ई क्रॉस ए, तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यस सर। 47th है ए पॉइंट पी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एक्सप्रेस एज। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट मींस रो फाइव जेड के फॉर्म में गिवन है। 3 था 45 डिग्री एंड 2, आपको निकालना क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स वाई जेड में निकालना है।
एक्स का रो के फॉर्म में, वाई का थीटा के फॉर्म, सॉरी हाँ, पाई के फॉर्म में, और जेड का जेड के फॉर्म में। रिलेशन आपको पता हो, जेड इज इक्वल टू जेड होता है सिंपली, दोनों कोऑर्डिनेट्स में जेड तो सेम ही होता है, तो जेड से भी आप आंसर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, क्योंकि जेड यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, जेड कितना दिया है? 2। देखिए ये रो है, ये फाई है, ये जेड है, तो जेड आपको 2 गिवन है, तो आप देख लीजिए जेड कहाँ पे 2 गिवन है। तो अगर आप देखेंगे तो जेड आपका इस वाले में 2 गिवन है, बाकी सब में देखिए 1 है, 3 है, 1, ये तो हो ही नहीं सकते हैं, जेड तो 2 ही होगा, तो यहाँ आंसर बी करेक्ट होगा। आप इस तरह से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए आपको रो का आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, फाई tan इनवर्स वाई बाई एक्स होता है, जेड आपका जेड के बराबर है। एक्स वाई की वैल्यू रख दीजिए, सॉरी रो की वैल्यू रख दीजिए, और यहाँ फाई की वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद एक्स और वाई के इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तो समझ में आ गया। यस सर। इसके बाद है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी द वेक्टर दिस गिवन वेक्टर है, ये सोलेनोइडल होगा। सोलेनोइडल कंडीशन क्या होती है? डेल स्क्वायर ए इज इक्वल सर टू 0 है, यस सर, सॉरी डेल डाइवर्जेंस डेल, जीरो कर देंगे। हाँ डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू डाइवर्जेंस जीरो 0, कर देंगे। तो इसका डाइवर्जेंस 0 कर दीजिए, तो ये सी की वैल्यू यस निकल सर। आएगी, जो कांस्टेंट सी यस सर दिया है वही। ये निकल आएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका -2। ठीक है, 49 है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, इस वोल्टेज वी ए भी निकालना है। ठीक है, एक तरह से डिस्टेंस कह सकते हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो एक रिलेशन पढ़ा होगा आपने, जैसे ये क्वेश्चन किस तरह से है, इस तरह से है, ये आपका देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो आपको क्या निकालना है? वी निकालना है, वी ए बी। वी ए बी क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड बी होता है, आपको पता है ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड बी या डेल डॉट बी। ठीक है, तो इससे निकल आएगा ये क्वेश्चन, कर लेंगे, यस सर। इसी से निकलेगा। ठीक है, बी यस सर। निकालना है, ई गिवन है, तो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा इसका -139 वोल्ट। ठीक है, यस सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी दिस एंड करंट डेंसिटी दिस। तो ये भी सिंपल है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है, ये आपको पता है, उससे निकल आएगा ये। ठीक है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, यही तो होता है फॉर्मूला, यस बताइए। सर, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। हाँ, सिग्मा ई होता है। ठीक है, यस सर। तो आपको देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है, करंट डेंसिटी गिवन है, ई निकल आएगा, निकल आएगा। ई इज यस इक्वल सर, टू बस ट्रांसपोज करना है वो तो। J बाई सिग्मा कर दीजिए। ठीक है, यस आंसर सर। निकल आएगा, तो बहुत सिंपल है, ये भी फॉर्मूला हमने बताया था आपको। ठीक है, करंट डेंसिटी जब पढ़ाया था। 51 है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लेन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज दिस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद इन द, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, तो इसका रिलेशन हमने बताया था आपको। ठीक है, आपको अगर हम जब हमने आपको वो बताया था बाउंड्री कंडीशन, तो उसमें हमने आपको ये बताया था। ठीक है, tan θ1/tan θ2 करके, तो उससे आपका ये निकल आएगा। ठीक है, क्लियर, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में बाउंड्री कंडीशन, तो वहां से ये निकल आएगा रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन हम इस तरह का ट्यूट में कराए हैं, अगर आप देखेंगे। ठीक है, 52 है, व्हेन एन एंटीना रेडिएट्स 10 किलोवाट इन फॉरवर्ड एंड 1 किलोवाट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, द फ्रंट टू बैक रेशियो ऑफ द एंटीना इज, फ्रंट टू बैक रेशियो सिंपली क्या होता है? इनका रेशियो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन पैटर्न टू द रेडिएशन पैटर्न टू द रिवर्स डायरेक्शन, तो डिवाइड कर दीजिए, आंसर डीबी में निकालना, तो 10 लॉग दैट वैल्यू कर दीजिए, आंसर 10 डीबी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका 10 डीबी आ गया। ठीक है, 53 है, द मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया ऑफ एन एंटीना ऑपरेटिंग एट लैम्डा एंड डायरेक्टिविटी, ये क्वेश्चन हम कराए हैं ट्यूट में, इफेक्टिव एरिया निकालना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका 1/4 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, 54 है, डायरेक्टिव गेन इज इक्वल टू द पावर गेन इफ, क्या कंडीशन हो कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे?
तो उस यस सर, कंडीशन क्या है, ईटा ईटा इक्वल्स की टू 1। वैल्यू 1 होना चाहिए, एफिशिएंसी 1 होनी चाहिए। ठीक है, एंटीना एफिशिएंसी। यस सर। 55 है, डायरेक्टर्स इन यागी उड़ा एंटीना यूज्ड एज। डायरेक्टर्स को हम किस पर्पज से यूज करते हैं? तो बेसिकली ये रिड्यूस करता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ड्रिवन एंटीना एलिमेंट। ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज जब बताई थी डायरेक्टर्स वगैरह की, तो उसमें बताया था। ठीक है, तो ये आपका रिड्यूस करता है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस को ड्रिवन एलिमेंट के, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद 56 है, मैक्सिमम गेन ऑफ 100 एलिमेंट यूनिफॉर्म लीनियर एरेज। तो जितने लेंथ का एरे होता है उसका गेन भी उतना ही होता है, तो गेन भी आपका 100 ही हो जाएगा। जितनी लेंथ का एरे है तो 100 इज द आंसर, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है ना, तो जितने का लेंथ है यस सर। एलिमेंट उतने ही आपके वो भी हो जाएंगे। 57 की बात करें, इफ हाइट ऑफ एंटीना इज एच द नंबर ऑफ लोब्स आर अप्रोक्सीमेटली। अगर एच हाइट है एंटीना की तो नंबर ऑफ लोब्स, लोब्स मतलब साइड बैक फ्रंट लोब सब मिला के कितने लोब होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ एच बाई लैम्डा। दिस इज टू फाइंड द लोब्स। क्लियर, इफ हाइट इज गिवन। 58 है, इफ द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आइसोट्रोपिक लेयर इज दिस एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस, देन एमयूएफ इज। एमयूएफ का भी फॉर्मूला है, अभी हमने आपको लास्ट यूनिट में दिखाया था पीडीएफ में, तो सिंपली ये फॉर्मूले से निकल जाएगा, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। कर लेंगे इसको यस है, सर, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, 59th भी देखिए सीधे फॉर्मूले पे है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना, अभी हमने दिखाया था। एफ सी इज इक्वल टू 9 अंडर रूट एन होता है, ये फार्मूला है। एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट निकाल के तो एफ सी आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल। क्लियर। 60 है, if the height of transmitting antenna is this and the height of receiving antenna is this, the range of line of sight will be, ये भी फॉर्मूला यस अभी सर, हमने वही आपको दिखाया था। अंडर रूट 17 एच टी प्लस अंडर रूट गुड गुड, 17 हाँ एच हाँ, आर वाला। बस 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 वही क्वेश्चन, वही वही आपको लगाना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तो इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो, क्योंकि एमसीक्यू में छोटे क्वेश्चन ज़्यादा कवर होते हैं, न्यूमेरिकल भी। ठीक है, जो डायरेक्ट फार्मूले पे निकलते हैं। ठीक है ना। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें तो व्हाट आर द कॉमनली यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 3 कॉमनली यूज होते हैं, रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, ये आपको पता है। रेक्टेंगुलर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल को सर्कुलर सिलेंड्रिकल को हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आपका पोलर कोऑर्डिनेट होता है, ये आपको पता है। ठीक है, क्लियर। यस सर। इसके बाद आते हैं 12th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर फंक्शंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। कौन से वेक्टर फंक्शन है? तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, यही 3 वेक्टर फंक्शन है। पोल आपका कोई फंक्शन नहीं होता है वेक्टर फंक्शन। ठीक है, यही 3 आपने पढ़े भी हैं, को याद है। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज। कूलम्स लॉ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यस उसके सर। अकॉर्डिंग देख लीजिए आपका कौन कौन सा मैच कर यस रहा है। सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये सही है, Q1 Q2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इनवर्सली एंड प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये स्क्वायर भी ऑफ द सही है, डिस्टेंस। ये भी सही है। ठीक है, 1/r² होता ही है। अलोंग द यस सर। लाइन ज्वाइनिंग देम, ये भी सही है, जिस लाइन को ज्वाइन करता है उसी डायरेक्शन में मेजर करते हैं फोर्स को। ठीक है, ये गड़बड़ है। इनवर्सली, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट आइडेंटिफाइड बाई विच वेक्टर। ठीक है, जो बाउंड्री होती हैं, सेपरेशन जो हम करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स का, जिसमें हम बाउंड्री कंडीशन जब पढ़ाए थे, इसमें हमारी कौन से फैक्टर हैं जो उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। ठीक है, तो इसमें आपका बी आ जाएगा, चेंज इन परमिटिविटी।
ठीक है, सी आ जाएगा चेंज इन मैग्नेटाइजेशन एंड डी इज द कंडक्शन। ये हमारे हैं मटीरियल पैरामीटर्स या फैक्टर्स। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन है द करेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन को मेजर करने का करेक्ट मेथड क्या है? तो पोलराइजेशन पैटर्न मेथड एक तो यही होता है, ठीक है। बी आपका है लीनियर कंपोनेंट मेथड, ठीक है। और डी आपका है सर्कुलर कंपोनेंट मेथड। ये हमारे आंसर है। नॉन लीनियर कंपोनेंट मेथड नहीं होता है, ठीक है। क्लियर, पोलराइजेशन मेजर करने का। सिक्स्थ है विच आर रिप्रेजेंटिंग द गेन ऑफ एन एंटीना। गेन ऑफ एंटीना क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन कौन से हैं जो गेन को एंटीना के रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे डायरेक्टिव गेन होता है, पावर गेन होता है, रिलेटिव गेन होता है, लेकिन लीनियर गेन कोई गेन नहीं होता है, ठीक है। व्हाट यस आर सर। ट्रू अबाउट द एंटीना रेडिएशन पैटर्न। एंटीना रेडिएशन पैटर्न के बारे में क्या चीज करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है एक ही मेजर लोब होता है। मेजर लोब तो एक ही होता है रेडिएशन पैटर्न में। माइनर लोब्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मेजर लोब, ये गलत है। मेजर लोब एक ही होता है, तो पहला वाला करेक्ट होगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ माइनर और साइड लोब्स, ये सही है। साइड लोब्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। डी है कि एंटीना पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, फील्ड पैटर्न एंड पावर पैटर्न, ये भी सही है, दो पैटर्न होते हैं। तो ये सी डी है, यही आपका सही होगा, ठीक है। एट्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट फोल्डेड डाइपोल एंटीना। ठीक है, फोल्डेड डाइपोल एंटीना के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे बी और सी करेक्ट है। इट्स रेडिएशन पैटर्न इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेट डाइपोल एंड इट इज ए स्ट्रेट एंटीना, सिंगल एंटीना बट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर। यस सर। ये हमारे वो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नाइन्थ है व्हाट आर ट्रू अबाउट आइसोट्रोपिक वेव प्रोपगेशन। आइसोट्रोपिक वेव प्रोपगेशन के बारे में क्या चीज सही है, ठीक है। तो इसके ए बी और सी तीनों पैरामीटर सही हैं। पहला तो ये आइसोट्रोपिक जो सॉरी आइनोस्फेरिक जो हमारा वेव प्रोपगेशन होता है, ये स्काई वेव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। और जो स्पेस वेव प्रोपगेशन होता है वो ट्रोपोस्फेरिक वेव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पहला वाला। दूसरा हो जाएगा इसका जो प्रोपगेशन होता है वो 2 to 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। एबव 30 मेगाहर्ट्ज आपका स्पेस वेव शुरू हो जाता है, ठीक है। और बिलो 30 मेगाहर्ट्ज आपका आइनोस्फीयर लेयर रहती है, ठीक है। इसके बाद आपका सी पार्ट है इट प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये भी सही है, ठीक है। लास्ट वाला गड़बड़ है, लास्ट वाला सही नहीं है। एफएम रिसेप्शन अचीव नहीं होता है इससे, ठीक है। टेंथ है द मेन इफेक्ट ऑफ कर्वेचर आर। अर्थ के जो कर्वेचर से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? तो एक तो है कर्वेचर ऑफ अर्थ क्रिएट शैडो जोन्स, ये भी सही है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, इसलिए शैडो जोन क्रिएट होते हैं। उसके बाद है इट रिड्यूसेस द पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन, ये भी सही है। इसके बाद है द फील्ड डिस्टेंस एट द रिसीवर बिकम स्मॉल, ये भी सही है। और इट हैज कंसिडरेबल इफेक्ट ऑफ ऑन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ये गलत है, ठीक है। 11th है in the transformation of spherical coordinate to Cartesian coordinate the coordinate points are। ठीक है, स्फेरिकल से कार्टेशियन में जब कन्वर्ट करते हैं तो कौन से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमारे आते हैं, क्या आते हैं? तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपको बतानी है, ठीक है। तो एक्स आपका आर साइन थीटा कॉस फाई होता है, ये आपको पता ही है। इसमें बताना है कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो एक्स भी सही है, वाई भी सही है, और अगर आप जेड देखेंगे जेड भी सही है, लेकिन जेड की वैल्यू आर साइन थीटा नहीं होती, आर कॉस थीटा होती है, ठीक है। यही तीनों हमारे सही हैं। क्लियर है। यस सर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर ये आपको पता है तो। ट्वेल्थ है चूज द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी सही है? बी और सी सही है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रू अबाउट गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या चीज़ आपका करेक्ट है? ये भी हमने आपको पढ़ाया था गॉस लॉ, ठीक है। तो ए बी सी तीनों चीजें इसकी सही है। इट इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट रिलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज hypothetical surface with charge enclosed by the surface। और the integral form of Gauss law is applied to surface enclosing finite volume, सब सही है। नॉन सिमेट्रिकल सरफेस के लिए नहीं होता है ये साथी, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
फिर व्हाट आर ट्रू अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, 15th भी आपने कर लिया होगा, न्यूमेरिकल है जिसमें आपको एंटीना एफिशिएंसी एंड डायरेक्टिविटी निकालना था, ये आपने कर लिया होगा सीधे यस सर, ये फॉर्मूले तो पे बेस। इजी था, ये करवाया था हमने आपने क्लास में आपने वाला। ट्यूट में भी कराया है। यस सर, 16th है द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीना व्हेन यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग पर्पसेस, जब हम एंटीना को ये भी ट्रांसमीटर। लिखवाया था आपने। हाँ, तो ये प्रॉपर्टीज भी बताई थी हमने। ठीक है, यस सर। 17th है द फीचर ऑफ रेजोनेंट, रेजोनेंट और नॉन रेजोनेंट एंटीना भी हमने बताया था क्या होता है। ठीक है, जब हमने फोल्डेड डाइपोल एंटीना बताया था तो उसी में रेजोनेंट और नॉन रेजोनेंट एंटीना भी बताया है, आप देखिएगा नोट्स में है। तो उसके फीचर्स हमने ओके। लिखवाए थे, तो ये आपको बताने हैं। ठीक है, और उसके बाद ब्रॉड साइड एरे के बारे में भी हमने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है। ठीक है, एक तो ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न होता है, बेसिकली बाई डायरेक्शनल पैटर्न होता है, एग्जैक्टली वो दोनों साइड से हमारा पैटर्न देता है। ठीक है, तो बी भी सही होगा, ए भी सही होगा। इट रेडिएट्स मैक्सिमम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ एरे, जो ब्रॉड साइड और एरे होता है उसमें परपेंडिकुलर रेडिएशन पैटर्न मिलता है विद द एरे, और एंड फायर में हमारा उसी डायरेक्शन में मिलता है, ये भी हमने बताया था। ठीक है, डी वाला है द एक्साइटेशन फेज और ब्रॉड साइड एरे इज जीरो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 19th है स्काई वे फील्ड डिस्टेंस डिक्रीजेज विद डिस्टेंस ड्यू टू, इसके बी सी एंड डी करेक्ट हैं। स्काई वेव फील्ड डिस्टेंस डिक्रीज करता है डिस्टेंस के साथ, क्यों? ठीक है, तो इसके 3 पैरामीटर। लास्ट क्वेश्चन है द स्पेस वेव फील्ड डिस्टेंस इज अफेक्टेड बाई, तो पोलराइजेशन की वजह से इफेक्ट होता है, हाइट अबव द अर्थ उसकी वजह से इफेक्ट होता है, और ट्रांजिशन बिटवीन ग्राउंड एंड स्पेस वेव इसकी वजह से इफेक्ट होता है। तो ये सब कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से पेपर का लेवल ठीक था आपके लिए, पेपर में तो कोई दिक्कत थी नहीं? नो क्यों सर। बेटा, पेपर नो इजी सर। था? यस सर, सही था पेपर, टफ नहीं हाँ था ऐस उतना। हाँ मतलब ऐसे ही आता है पेपर, ये ध्यान रखिएगा। आपका जो पेपर आएगा वो ऐसे ही आएगा एग्जाम में आपको। सर बेसिकली सर छोटी छोटी डेफिनेशंस एंड फॉर्मूले जो डायरेक्ट हैं उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल यही सब पढ़ना। हाँ तो देखिए, इसी तरह से हमने पेपर में दिया भी है, मोस्टली सारी चीज़ों को यस सर, कवर वही करते चीज। हुए आपने देखा होगा। यस सर। फर्स्ट यूनिट से लेके हमने लगभग लगभग सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। ठीक है, यस सर। और न्यूमेरिकल और थियरी को बैलेंस में लेते हुए, या तो इसी तरह से पेपर यस सर। आता है, तो ऐसे ही कुछ करना होगा प्रैक्टिस। ठीक है, यस सर। बाकी कोई डाउट तो नहीं है? अटेंडेंस में नो लगा सर। दूंगा, केवल तुम ही प्रेजेंट हो, ओके सर। तुम्हारी प्रेजेंट लग जाएगी, यस सर। बाकी सब ठीक है। ये हम यस शेयर सर। कर देंगे, जो भी डिस्कस किए हैं ये वीडियो हम शेयर कर देंगे क्लासरूम में। ओके ठीक सर। है, चलिए ठीक है बेटा, फिर थैंक यू। ठीक है।